नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 4 जून 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डाटा शेयरिंग कंपनी को बैन किया गया। देखिए, भारत सरकार ने अभी वी ट्रांसफ़र, ये एक डाटा शेयरिंग कंपनी थी। कौन सी कंपनी? डाटा शेयरिंग, इसका क्या नाम है? वी ट्रांसफ़र। इसको बैन कर दिया गया है। इसको क्यों बैन किया गया? क्योंकि इसने जो भारतीयों का डाटा उसकी अच्छी तरह हैंडल नहीं किया और इसके ऊपर भारतीयों का डाटा चोरी होने के भी आरोप हैं। भारत सरकार ने क्लियरली तो कोई रीज़न नहीं दिया, लेकिन अभी यही बोला है कि यह देश तथा देश के लोगों के हित में उठाया गया कदम है। देखिए, वी ट्रांसफ़र के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना दिसंबर 2009 में हुई थी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड और इसके सीईओ भी 2017 से कौन है? गॉर्डन विलोग। इसके द्वारा आप अपने मोबाइल से वीडियो, मूवीज़ तथा दूसरा डाटा, और इसके साथ साथ इसकी मेन चीज़ ये थी कि आप 2 GB तक का डायरेक्ट मेल जीमेल पे अपना डाटा दूसरे यूज़र को भेज सकते थे। जो लॉकडाउन के दौरान इस कंपनी के यूज़र में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा गया था और इसके यूज़र लाखों की संख्या में थे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 पर द बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, कोविड-19 पर कौन सी पुस्तक? बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक। कौन सी? बिहाइंड द मास्क। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है मोहम्मद अब्दुल अम्मान ने। किसने? मोहम्मद अब्दुल अम्मान ने। किसने लिखा है? मोहम्मद अब्दुल अम्मान ने। पुस्तक का क्या नाम है? बिहाइंड द मास्क। आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है। देखिए, ये पुस्तक इसको इन्होंने लिखा है बिहाइंड द मास्क, और इस पुस्तक में इन्होंने कोविड-19 कैसे जनरेट हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या कैसे फैला, इसने किस तरह पूरे विश्व को बीमार बना दिया और इसके सोशियो इकोनॉमिक प्रभाव क्या होने वाले हैं, इन चीज़ों को इस पुस्तक में अच्छी तरह डिटेल से बताया गया। और इसको किसने लिखा? ये है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है बिहाइंड द मास्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है G7 से रिलेटेड। देखिए, कल ही हमने डिस्कस किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में 4 और देशों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया। ये देश हैं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस और इंडिया। देखिए, अब इनमें से एक देश को शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसमें कनाडा और यूके ने खारिज कर दिया। किस देश के नाम को खारिज कर दिया गया? रसिया के नाम को खारिज कर दिया गया। किसने? कनाडा और यूके ने। इन्होंने बोला है, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर तथा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने एक दिए गए स्टेटमेंट में कि ये रसिया को शामिल करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि रसिया को 2014 में ये क्रीमिया पर एनेक्सेशन के आरोप में हटाया गया था और वो सिचुएशन अभी सेम की सेम है। इसलिए रसिया को दोबारा शामिल करना कोई रिलीवेंट तर्कसंगत फैसला नहीं है। इसलिए अब इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है G7 से जो संभावना जताई जा रही थी कि G11 बनेगा, वो G11 न बन के G10 बनने की संभावना, क्योंकि साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इसमें शामिल करने के फैसले पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी देश को कोई आपत्ति नहीं है। आप देख सकते हो कि इस साल के अंत तक आपको G10 एक नया समूह देखने को मिले। इसके साथ देखिए, जो G7 है उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कल भी हमने रिवाइज किया था। देखिए, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। उस समय ये G6 था। केवल 6 कंट्री इसमें थे। ये कंट्री कौन कौन से थे? US, यूके, जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी। इन 6 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया था और ये मोस्ट एडवांस इकोनॉमी थे। मीन्स ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 1976 में, एक साल बाद ही इसमें एक और सदस्य कनाडा को शामिल कर लिया गया था। इससे ये G7 हो गया था। 1998 में इसको G8 में तब्दील कर दिया गया था, रसिया को शामिल करके। लेकिन 2014 में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्रीमिया पर एनेक्सेशन के आरोप में रसिया को इसे बाहर करके G7 बना दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पूछ के लिए C-टैप लॉन्च किया? क्या लॉन्च किया? C-टैप। और इस C-टैप को किसने लॉन्च किया? WHO ने। किसने? WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और C-टैप क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, C-टैप क्या है? C-टैप है कोविड-19 टेक्नोलॉजी, क्या? टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। देखिए, 37 देशों ने यह अनुरोध किया था कि जो कोविड-19 है उस महामारी को देखते हुए अभी एक ऐसा कॉमन पूल बनाने की आवश्यकता है जहाँ पे सभी देश अपने रिसर्च, अपनी इंफॉर्मेशंस को जो कोविड-19 के
लिए की गई हैं, यानी उनको इकट्ठा किया जा सके, एक कॉमन पूल बना दिया जाएगा। इसमें सभी देश अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि किसी ने कुछ फाइंड आउट किया, किसी ने कुछ फाइंड आउट किया। जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, उनको इस कॉमन पूल में डाल दिया जाएगा, और इसी को क्या बोला जाता है, टेक्नोलॉजी एक्सेसफुल। अब कोई भी देश, अगर किसी भी देश को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और इससे क्या होगा, इससे जो वैक्सीन व मेडिसिन को बनाने की जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है, उसको तेज़ी मिलेगी। क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी ऐसी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यूएसए के पास है जो इंडिया के पास नहीं है, कुछ चाइना के पास है जो इन दोनों कंट्री के पास नहीं है। ऐसे ही करके जो वैक्सीन बनाने की या मेडिसिन बनाने की जो प्रक्रिया, उसमें उस प्रक्रिया को ज़्यादा तेज़ी लाई जा सकती है अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन टुगेदर हो जाएंगी। और इसी को देखते हुए WHO ने क्या किया, को सीटैप को लॉन्च किया है। किसको, सीटैप को। सीटैप का फुल फॉर्म क्या, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। देखिए WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसमें इसके जो मुख्य अंग है वो हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसमें 194 देश हैं, और दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कार्यकारी बोर्ड, इसमें 34 देश हैं। और भारत को अभी हाल फिलहाल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, और भारत की तरफ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी रिप्रेजेंट करेंगे। कौन रिप्रेजेंट करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो सेम चीज़ है मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे दी हुई है, आप इसको देख सकते हो। इससे बेसिकली क्या मिलेगा, वैक्सीन व मेडिसिन को बनाने में तेज़ी आएगी। देखिए इसके साथ ही एक चीज़ और आप देख लीजिए, जो वैक्सीन व मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। वैक्सीन व मेडिसिन में, वैक्सीन मेडिसिन, देखिए जो वैक्सीन है ना, ये प्रिकॉशनरी मेजर है, यानी अभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ उससे पहले ही उसको वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाती है, जिससे उसके अंदर एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है उस बीमारी के प्रति जिसकी वैक्सीन दी गई है। यानी ये क्या, प्रिकॉशनरी मेजर है। ये क्या है, ये किसी व्यक्ति को बीमार होने से बचाता है। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया किसी बीमारी से, उसके बाद मेडिसिन को दी जाती है। जो पैथोजन किसी व्यक्ति के शरीर में एंटर कर चुके हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। यानी मेडिसिन क्या, किसी बीमार व्यक्ति को दी जाती है। और वैक्सीन प्रिकॉशनरी मेजर है, बीमार होने से पहले इसको दिया जाता है। हम बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने MSME को सशक्त बनाने के लिए, किसको, MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन पोर्टल, किस पोर्टल की, चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक चैंपियन पोर्टल की स्थापना की है, और इस पोर्टल की क्या विशेषता है कि इस पोर्टल के द्वारा MSME से जुड़े हुए लोग अपनी शिकायतों को इस पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। कहाँ पे, ये है champion.gov.in, इसका लिंक है। इसके ऊपर जाकर जो MSME सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं अपने दर्ज करा सकेंगे, किस पे, चैंपियन पोर्टल पे। और 7 दिन के अंदर अगर उनको अपना व्यवसाय धंधा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस समस्या का 7 दिन के अंदर क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, एक्चुअली ये चैंपियन की फुल फॉर्म क्या है, ये है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। ये क्या है, ये चैंपियन की फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिए MSME, देखिए आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि जो भारत सरकार है ना, वो MSME के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी MSME की हेल्प करना चाहती है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए MSME है ना, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, हिंदी में हमें इन्हें सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग भी बोल सकते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और जो टोटल GDP है उसका 29% इन्हीं से आता है, इन्हीं का योगदान है। और ये रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन है। 12 करोड़ लोगों को अनुमानित एक आंकड़े के अनुसार रोजगार MSME के द्वारा दिया जाता है। अगर भारत को अपने 2024 तक $5 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचना, तो जो GDP में जो MSME का योगदान है वो कितने प्रतिशत तक होना चाहिए, 50% तक होना चाहिए। इसी चीज़ को फोकस रखते हुए, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कैसे भी करके MSME को बढ़ाया जा सके। आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि MSME को 3 लाख करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी स्कीम के द्वारा उनको लोन दिया जाएगा। देखिए हाल ही फिलहाल में जो भारत सरकार है उसने इसकी डेफिनेशन भी बदल दी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की। अब देखिए ऐसा कोई उद्योग जिसमें
1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसको माइक्रो बोला जाएगा, और 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइजेज बोला जाएगा, और 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसके मीडियम एंटरप्राइजेज बोला जाएगा। इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है यहाँ से कि उस उद्योग को सेटअप करने में जो मशीनरी व जो दूसरे खर्चे हैं उनका कुल सम जो टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर है वो 10 करोड़ से या बेसिकली इससे कम होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो में आ जाएगा, 10 करोड़ से कम है तो स्मॉल में आ जाएगा, और 50 करोड़ से कम है तो मीडियम एंटरप्राइजेज में आ जाएगा। और टर्नओवर का मतलब है कि 1 साल के दौरान वो टोटल जो उनका प्रोडक्ट है उनकी टोटल जो बिक्री है, जो ओवरऑल जो सभी प्रोडक्ट के जो बिक्री है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर वो 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो, 50 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और 250 करोड़ से कम है तो मीडियम एंटरप्राइजेज बोले जाएंगे उनको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खेलो इंडिया, क्या खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? देखिए किरण रिजिजू जी ने खेलो इंडिया पी पाठशाला का उद्घाटन किया। इसके अनुसार जो साई है, साई क्या, साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई है जो, वो 21 खेलों की जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे देश के खिलाड़ी हैं ऐसे खिलाड़ियों को 21 खेलों की ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। क्या करेगी? ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। और इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? खेलो इंडिया ई पाठशाला बोला जाता है। और इसके उद्घाटन किसने किया? किरण रिजिजू ने किया। किसने? किरण रिजिजू। और ये क्या है? ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। क्या है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। और ये किस क्षेत्र से आते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त, देखिए इसको आप चेंज कर लीजिए, ये है उच्चायुक्त हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अभी गायत्री आई कुमार जी को भारत का ब्रिटेन में नए उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ देखिए आप जावेद अशरफ जी ये फ्रांस में हमारे राजदूत हैं, पी कुमारन जी ये हमारे उच्चायुक्त हैं सिंगापुर में, अभी इनको हाल फिलहाल नियुक्त किया है, और तरनजीत सिंह जी ये हमारे यूएसए में उच्चायुक्त हैं। देखिए अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि कहीं पे मैंने उच्चायुक्त शब्द का यूज किया और कहीं पे राजदूत शब्द का यूज किया, इसका अर्थ क्या है? देखिए जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, 54 नेशंस का एक समूह है कॉमनवेल्थ, इसमें जो ब्रिटेन के अंडर कभी ऐसे देश जो ब्रिटेन के नीचे गुलाम थे उनको, उन देशों का ये समूह है और इसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ। अगर ऐसे देशों में किसी भारतीय फॉरेन डिप्लोमेट की नियुक्ति होती है तो उसको बोला जाता है हाई कमिश्नर, और एम्बेसी की जगह उसके लिए हाई कमीशन वर्ड यूज किया जाता है। इन कॉमनवेल्थ देशों के अलावा जो बाकी देशों में जो एक्सेप्ट कॉमनवेल्थ कंट्री है उनमें अगर नियुक्ति की जाती है तो उसको बोला जाता है एम्बेसडर। क्या बोला जाता है? एम्बेसडर। और इसको बोला जाता है एम्बेसी। हाई कमीशन की जगह एम्बेसी वर्ड यूज किया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल जो ब्रिटेन में किसको हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, गायत्री आई कुमार जी को ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तूफान निसर्ग का नाम किस देश ने दिया? देखिए ये हमने कल भी डिस्कस किया था। हमने कल अच्छी तरह से देखा था कि कैसे जो तूफानों के नाम दिए जाते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देशों का समूह है, वे मिलकर नाम चूज करते हैं और उसके बाद रोटेशनल बेसिस पे एक एक देश नाम डिसाइड करता है। देखिए अभी बांग्लादेश ने क्या नाम दिया? निसर्ग नाम दिया। निसर्ग नाम जो भारत के पश्चिमी, निसर्ग क्या है? निसर्ग ने भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र व गुजरात के एरिया पर भारी तबाही मचाई है, और इस नाम को किसने दिया? निसर्ग। और इससे पहले आपने देखा होगा कि जो पूर्वोत्तर तट है उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तट पर भारी तबाही मचाने वाला तूफान आया था एम्फन का नाम किसने दिया था? थाईलैंड। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कहीं पे लिख लीजिए और बाई हार्ट इनको याद कर लीजिए। एम्फन का नाम किसने दिया? थाईलैंड। और निसर्ग नाम किसने दिया? बांग्लादेश। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडार ऐप किसने लॉन्च किया है? सोडार सोशल डिस्टेंसिंग ऐप, इसको लॉन्च किया गूगल ने। किसने? गूगल ने। सोडार सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसने लॉन्च किया? गूगल ने। देखिए ये ऐप क्या है, इसको आप अपने मोबाइल में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्रोम ब्राउज़र में जाकर आप सोडार लिख के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगा, आपके मोबाइल में 2 मीटर तक एक वर्चुअल आभासी रिंग क्रिएट हो जाएगी, और अगर कोई भी व्यक्ति 2 मीटर तक इस घेरे में एंटर करता है
तो आपके मोबाइल से अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग ब्रीच हो रही है इसकी सूचना आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसीलिए इस ऐप को गूगल ने लॉन्च किया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इस ऐप के द्वारा जो एक वर्चुअल आभासी रिंग क्रिएट हो जाएगी 2 मीटर तक की डिस्टेंस तक, और अगर कोई भी व्यक्ति इसमें एंट्री करता 2 मीटर के आपके आसपास आने की कोशिश करता है तो आपके फ़ोन से मोबाइल अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये सोडार ऐप को गूगल ने लॉन्च किया। देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया? देखिए भारत अभी दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया। क्या मोबाइल बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया? भारत बन गया। कुछ दिन पहले हमने एक और अचीवमेंट गेन किया था, वो क्या था? दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पीपी किट बनाने वाला दूसरे नंबर पर। अभी हाल ही फिलहाल हमारे देश में प्रतिदिन 3 लाख किटों का उत्पादन हो रहा, पीपी प्रोटेक्शन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का किट हो रहा। अभी हमने क्या उपलब्धि हासिल किया? हम दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बन गए हैं। सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा? अभी वह चीन है। देखिए भारत में अब तक 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जा चुकी हैं, यानी अलग अलग 300 यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं जहाँ पे अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और 330 यानी 33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट अब तक हमारे देश में बनाए जा चुके हैं। और 2014 में इन की संख्या क्या थी? सिर्फ 6 करोड़ थी। यानी पिछले 6 साल में हमने 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपने यहाँ जो हैंडसेट है उनको बनाया है। और इसके साथ देखिए जो हमारी वैल्यू थी सिर्फ $3 बिलियन थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की 2014 में, जो बढ़कर $30 बिलियन हो गई है। और $1 बिलियन में कितना होता है? 7,500 करोड़ रुपए। कितना? 1 बिलियन US डॉलर इज इक्वल टू 7500 करोड़ इंडियन रुपीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोलोलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक क्या है? वैश्विक चिंता सूचकांक वर्ल्ड कंसर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा देश का प्रथम स्थान है? देखिए भारत वैश्विक चिंता सूचकांक में प्रथम स्थान पे है, यानी सबसे ज़्यादा चिंतित लोग भारत में हैं। यह एक्चुअली क्यों हुआ? क्योंकि देखिए लॉकडाउन के दौरान मार्च और अप्रैल के माह में लोगों के अंदर अपने व्यवसाय के प्रति या अपने काम के प्रति, रोजी रोटी के प्रति या जीवन यापन के लिए काफ़ी उनको सोचना पड़ा, यानी उनके अंदर एक तरह से वे कंसर्न थे अपने इन्हीं सभी चीज़ों के लिए। इसीलिए जो भारत है इस वैश्विक सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद देखिए मैक्सिको दूसरे स्थान पर है और स्पेन तीसरे स्थान पर है। लेकिन मई के माह में ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये वैश्विक चिंता सूचकांक इसमें कुछ सुधार हुआ है। और अब एज कम्पेयर टू मार्च और अप्रैल भारत के लोगों में जो चिंता का स्तर था उसमें कुछ गिरावट आई है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसने अल्ट्रासवच नामक कीटाणुशोधन इकाई तैयार की है? क्या? अल्ट्रासवच। और इसको तैयार किया DRDO ने। DRDO क्या? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अल्ट्रासवच ये क्या करता है कि अगर किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी वस्तु को हम इसके नीचे से पास कराते हैं तो ये अल्ट्रावायलेट रेज इंजेक्ट करता है, यानी छोड़ता है, रिलीज करता है। और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज इसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, यानी टोटली जो वायरस है उसको समाप्त कर देती हैं। और ऐसी इकाई को अल्ट्रासवच नामक इकाई को, कौन सी इकाई? अल्ट्रासवच नामक इकाई को किसने विकसित किया? DRDO ने। ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।